तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में, मुल्की सियासत में पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, रोजाना कुछ ना कुछ एक नया इस किस्म का भौंचाल आ जाता है कि पूरी मुल्की सियासत में खलबली मच जाती है। एक तरफ जहां पीडीएम अपने सेकंड फेज छोटे छोटे जलसे जुलूस छोटे छोटे शहरों में उसका आगाज कर चुकी है। लाड़काना बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी, मरियम नवाज वहां पे शिरकत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान से 2 बार राब्ता किया जरदारी साहब ने, उनको लाड़काना आने की 27 दिसंबर को दावत भी दी। तो एक तरफ अपोजिशन के हुकूमत के खिलाफ जो पैंतरे हैं वो मजीद से मजीद जोर पकड़ते जा रहे हैं और बड़ी सिचुएशन इस वक्त सियासी गर्मा गर्म है। अपोजिशन इत्तेहाद भी तैयारियां कर रहा है हुकूमत कैसे गिरानी है। हुकूमत भी जो है अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल डट के खड़ी हुई है। लेकिन क्या तमाम इत्तेहादियों के साथ या तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ डट के खड़े हैं कि नहीं? आज 2 इत्तेहादियों की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स सामने आई। पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को एक बार फिर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल, वो जिस भी गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में होते हैं उनको वक्फे वक्फे से इस तरह के धड़के देते रहते हैं। तो एमक्यूएम की शायद धमकी कि हुकूमत से अलग हो जाएंगे शायद इतनी संजीदा ना हो, लेकिन पीटीआई के एक और इत्तेहादी जीडीए पीएमएलएफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, उनके अहम रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी सीधा पहुंचे जेल और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई वो इस मुलाकात से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। दुरानी साहब ने कहा कि जी एक तो ट्रैक 2 डायलॉग होना चाहिए। उन्होंने कहा उनके मुताबिक शहबाज शरीफ भी डायलॉग के लिए राजी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जेल में रह के कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। सो यहाँ पर दुरानी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि जी वक्त आ गया है कि सियासत के अंदर जो एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं वो खत्म किए जाएं और जेल में कैद जो अरकान पार्लियामान हैं उनको जेल से बाहर आना चाहिए। तो क्या शहबाज शरीफ के लिए राह हमवार हो रही है कि वो बाहर आएं और ट्रैक 2 डायलॉग का हिस्सा बने? और अगर डायलॉग होता है तो उसके आइंदा के मंजरनामे क्या होंगे? क्या इमरान खान की गवर्नमेंट महफूज होगी या इस डायलॉग का मकसद कुछ और होगा? प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करेंगे डिस्कशन एंड डिबेट के लिए। मेरे पास बड़ा वर्दी गेस्ट पैनल ऑफ गेस्ट भी मौजूद है, उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। लेकिन पहले मोहम्मद अली दुरानी द मैन ऑफ द डे वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, आज आप मैन ऑफ द डे रहे पॉलिटिकल एरेना में। आपकी जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, ये मुलाकात आपने आज खुद की, आप जाहिर है पीर पगाड़ा साहब का पैगाम तो लेकर गए, लेकिन क्या किसी और तरफ से भी आपको ग्रीन सिग्नल था? गवर्नमेंट के, पीटीआई के तो आप इत्तेहादी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग फंक्शनल को हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब समझा जाता है। तो क्या कहीं से कुछ ग्रीन सिग्नल, एक से ज्यादा ग्रीन सिग्नल आपके साथ थे इस मुलाकात के लिए? देखिए, सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल जो इस वक्त इस मुलाकात का हमारे साथ था, एक तो पीर साहब की तरफ से ब्लेसिंग थी। वो ये चाहते थे कि और इस मुलाकात के नतीजे में जो उनका ऑब्जेक्टिव थे कि मुल्क के अंदर जो टकराव की कैफियत है उससे आगे बढ़ते हुए, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने मुझे दिया था वो ये था कि जो अस्सी की बात हो रही है, अगर ये इस्तीफे हो भी जाते तो क्यों ना इस्तीफों से पहले डायलॉग करके जो एक शदीद नाकाबिले वापसी नुकसान होगा जमहूरी प्रोसेस को एंड किया जाए। और तीसरा उनका ये था कि पार्लियामेंट को दोबारा, ये था कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे। तो और चौथी चीज उनकी ये दुरानी साहब, आपके स्काइप कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपकी इजाजत से हम आपको टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफर कर लें?
जी जरूर, मैं तो उस पर खुश हूँ जी, वो बेहतर होगा। टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफर कर लें, जरा जल्दी से ट्रांसफर कर लें। चौथा पॉइंट जो उन्होंने दिया था वो ये था कि मुस्लिम लीगी जहन रखने वाले जो मुस्लिम लीगी हैं, चारों और मुस्लिम लीगें जो हैं, उनको इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए और चारों सूबों के अवाम को उम्मीद दे के इकट्ठा चलने के लिए, मुल्क के लिए एक फिजा बनानी चाहिए। तो ये चारों नुकात के ऊपर जाके मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और बातचीत हुई, और मैं समझता हूँ कि इस सारे जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है, ये टकराव वाला प्रोसेस नहीं है। और अब हम किसी की राय की बुनियाद पे किसी के खिलाफ या हक में होने के बजाय अपने ऑब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर जो मुल्क की इश्यूज को हैंडल करना है, उस तरफ अब बढ़ने की हमें जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल वही बरकरार है कि आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन आपको ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली एस्टैब्लिशमेंट से मुख्तलिफ हलकों से भी करीब तरीन समझा जाता है, तो क्या वहां से भी कोई इशारा, कोई ग्रीन सिग्नल है शहबाज शरीफ को जो आज पैगाम दिया गया? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से ये तवक्को रखना कि वो रेड और ग्रीन सिग्नल्स दे, ये माजी में भी मतलब कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, और ये जो मैंने ट्रैक 2 डायलॉग की बात की है, उसमें उसका मकसद भी ये है कि मुल्क के कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो पब्लिकली मीडिया में आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे इदारों को ट्रैक 2 की जो डायलॉग होती है उसके अंदर उन्हें स्पेस मिलती है कि वो अपना मुस्बत रोल अपने मुल्क के लिए और मुल्क को आज जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए अदा कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हर इदारे को मिले, कि वो इवन अदलिया के लिए मतलब पब्लिकली एक्सपोज पैटर्न के ऊपर कोई ओपिनियन देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम खुद चुके हुकूमतों में रहे भी हैं, हमने देखा भी है कि अदलिया बहुत से मुकामात के ऊपर अपनी एक राय जो है वो इनफॉर्मली भी असर्ट करती है। तो इसी तरह ब्यूरोक्रेसी होती है, इसी तरह फौज के इदारे जो है वो अपना काम करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक 2 डायलॉग है, इसी चीज की रिफ्लेक्शन है। और देखें, मैं आपको आज जो इनसे बात की हुई पीर साहब के रेफरेंस से, शहबाज साहब से, मैंने कहा कि इस वक्त हमें पता है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, और हमें यही पता है कि अपोजिशन भी हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। आप आज भी 2-3 स्टेटमेंट्स कोट कर सकते हैं, अपोजिशन वालों की 2-3 हुकूमत वालों कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में तो डायलॉग और जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मुल्की मामलात में टकराव की सूरत में कोई जीतता नहीं है, दोनों नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ठीक दुरानी साहब, आपने मेरे सवाल का बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा और बड़ा मायने खेज जवाब दे दिया। आपके जवाब से बहुत सी चीजें वाजे हो गई हैं, समत भी जो है आगे नजर आ रही है कुछ ना कुछ। लेकिन ट्रैक 2 डायलॉग हम पहले सुनते थे इंडिया के साथ, ये डिप्लोमेसी के टर्म में इस्तेमाल होता था। अब ये हम पॉलिटिकल लेवल पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ट्रैक 2 डायलॉग। तो ये मंजरनामे पे होगा या पसे मंजर होगा, किस तरह होगा? और शहबाज साहब ने कहा कि मैं जेल में रह के किरदार अदा नहीं कर सकता। आपने भी कहा कि वक्त आ गया है कि जेल में कैद अरकान पार्लियामान को बाहर लाया जाए। तो क्या ये कोई राह हमवार हो रही है कि जेल में जितने भी कैद सियासतदान या अरकान पार्लियामान हैं उनको बाहर आना चाहिए मुफाहिमत के लिए? कोई ये भी एक शर्त हो सकती है? देखिए, जहां तक आपने ये वाली बात की ना, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो इंडिया के साथ होती रही है, इसको तो मैंने बयान भी किया। मैंने कहा कि भाई देखें, जो मुल्क आपस में मतलब जंग में, हालत जंग में होते हैं, वो भी ट्रैक 2 के जरिए अपनी डिप्लोमेसी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। रिजल्ट इसका ये है कि बहरहाल अल्टीमेटली मसला जो है वो जंग ने हल नहीं करना होता, टेबल ने करना होता। बिल्कुल ठीक है, ये तो उसका एक लॉजिक हो। अब आपका ये वाला सवाल है कि पसे पर्दा होगा या पेशे पर्दा होगा। मैं समझता हूँ कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की खूबसूरती ये होती है कि उसका एक्सपोजर कम होता है, उसके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। वाह वाह, दिस इज गुड। हाँ, और आप अगर देखें, अगर मतलब मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं जितने लोगों से मिलूं, मैं सारों की मुलाकातों के बारे में मीडिया को ब्रीफ करूं। मैं रोज में 5 लोगों से भी मिलता हूं, लेकिन मैंने तो कभी भी विश्वास साहब से मेरी मुलाकातें मांगी भी होती रही है, लेकिन आज की और पर्सपेक्टिव था जिसकी वजह से
मीडिया में रिफ्लेक्ट हुआ। आगे भी हम किसी से मिलेंगे तो खामोशी से और क्या मिलेंगे। राह हमवार हो सकती है कि जेल में कैद जो अरकान पार्लियामेंट है वो बाहर आ सकें? कोई शर्त होगी, कोई कंडीशन होगी, या जैसे एक वो होता है ना कि जब डिप्लोमेसी ट्रैक 2 डायलॉग स्टार्ट होता है तो कुछ एक दूसरे को एतमाद देने के जो इकदामात होते हैं? देखिए आप इसको, एक होती है CBM जी, और एक कॉन्फिडेंस होता बिल्डिंग है मेजर्स। हाँ एनेबलिंग एटमॉस्फेयर। हाँ, हाँ, अभी जो है CBMs जो होती हैं वो थोड़ा सा अगली स्टेप के ऊपर आती है जब डायलॉग किसी नतीजे तक पड़ा होता है। ठीक है। लेकिन जो जहां तक ताल्लुक है एनेबलिंग एटमॉस्फेयर का, वो क्रिएट करना जो है वो ये जो ट्रैक 2 डायलॉग होता है इसके दौरान भी उनको क्रिएट करने ठीक की है। इम्कानात मौजूद ठीक होते है, हैं। ठीक है। तो अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मैं ये बिल्कुल वजाहत से महसूस करता हूँ कि जहां तक एहतसाब का अमल है, एहतसाब के अमल को नहीं रुकना चाहिए, ठीक। उसको जारी रहना चाहिए। ठीक। वो एक कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है स्टेट की, लेकिन वो जजा और सजा के लिए होना चाहिए, एप्रीहेंड करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन कि ये ट्रैक 2 डायलॉग कब तक स्टार्ट हो जाएगा और क्या इसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत मजबूत हो जाएगी या अदरवाइज? देखिए ये जो डायलॉग होते हैं ना, इसके नतीजे, मैं तो बल्कि हुकूमत वालों को भी यही मैं आज बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा तो हुकूमत की जरूरत है कि डायलॉग हो और उसके नीचे में स्ट्रेस कम हो ताकि वो डिलीवर कर सके। ठीक है। हुकूमत के नतीजे में ना कमजोर होना होता है ना मजबूत होना होता है। हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस के नतीजे में कमजोर और वीक होना होता है। ठीक है। ठीक। तो आगे जो एक पहाड़ है हुकूमत के सामने वो ये है कि इलेक्शन के आने से पहले उन्होंने परफॉर्म करना है। तो उनकी तो बहुत जरूरत है कि मतलब डिप्लोमेसी हो, ट्रैक 2 हो, ट्रैक 1 हो, हर सतह पे हो ताकि ये स्ट्रेसेस रिमूव हो। अगर उन्हें इस बात की समझ नहीं आती तो फिर उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि फायदा सबका इसी में है कि बातचीत हो, डायलॉग हो, गुफ्तगू हो, स्ट्रेसेस रिमूव हो, आगे बढ़ने की सूरतें रास्ते बने और मुल्क खुशहाल हो और अवाम दुखों से निकले। ठीक है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब रेगुलरली प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं फरूख हबीब साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। फरूख हबीब साहब, आपने बड़ी तसल्ली से सुन लिया मोहम्मद अली दुरानी को, आपके इत्तेहादी हैं। आज आप प्राइम मिनिस्टर के साथ वो तर्जुमानों की मुलाकात थी, उसमें भी शामिल थे। क्या वहां पर डिस्कस हुआ ये जो दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात है और जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, जो इशारे वो दे रहे हैं, बड़े गहरे इशारे हैं? देखिए बात यह है कि जो दुरानी साहब ने बात की ये कोई नई बात नहीं है। ये बात जो है वो पहले भी होती रही है और वजीर आज़म साहब ने भी ये बात की। अब देखना यह है कि उसका तनाजुर क्या है, कि उसके बदले में जो है वो अपोजिशन क्या चाहती है। जो बुनियादी चीज है वो बड़ी क्लियर है। जो दुरानी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, अकाउंटेबिलिटी, जहां इक्तदार होगा, जहां इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होगा वहां अकाउंटेबिलिटी भी होगी। यही बात वजीर आज़म साहब भी करते हैं कि आए नेशनल डायलॉग कर लेते हैं और उसमें आप अगर अकाउंटेबिलिटी को भी शामिल करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए कर लें, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी को उस तरह शामिल नहीं किया जा सकता जो फैटफ बिल में जो है वो किसी समझदार बंदे ने इनको 35 शिक्के लिख के दे दी थी। कि उनका मतलब ये था कि जनाब ये शिक नंबर लेट्स सपोज 12 है कि 5 साल बाद जिस शख्स को सजा होगी वो इलेक्शन लड़ने के अहल होगा, वो सीधा सीधा फायदा मियां नवाज शरीफ को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत कर दी जाए, प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत कर दी जाए। इसका मतलब ये है कि जो आपने एक्ट बनाया हुआ है, जो आपके दौर में कायम रहा है, आप चाहते हैं कि ये लोग घरों को चले जाएं। इसी तरह जो आप चाहते हैं कि जनाब 1 अरब से जायद के केसेस नैब सुनेगा, नीचे के नहीं सुनेगा, वो भी इनको बेनिफिट करता है। तो हम कहीं और पर्सन स्पेसिफिक शिक्स ना हो, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट पे आपको। दुरानी साहब ने ये भी कहा कि जी एहतसाब बिल्कुल हो, सजा जजा के लिए हो, किसी को एप्रीहेंड करने के लिए ना हो। देखें, साथ उन्होंने ये कहा कि सीबीएम्स भी होते हैं। बात ये है, देखें बात ये है, ये तो एक उनका अपना एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, एक गवर्नमेंट की भी पोजीशन है। अब आप आ जाए, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट्स का काम होता है परफॉर्मेंस करना, सारा करना। मुझे आप ये बताएं
कि हमें तो ऑपोजिशन डे 1 से ब्लैकमेल कर रही है। वो कैसे? मैं बताता हूं आपको। कभी उन्होंने कहा जनाब हलफ ना उठाएं, फजल रहमान साहब ने नहीं कहा हलफ ना उठाएं, लेकिन नहीं उसके माना सुन ना, लेना। आ गए ना पार्लियामेंट उसके में। बाद उसी पार्लियामेंट से फजल रहमान साहब ने सदारत का वोट मांगने आए, कैंडिडेट बन के आ गए ना, इलेक्शन भी लड़ा। अब जो बुनियादी चीज ये है कि कभी इन्होंने कहा बजट नहीं पास होने देंगे, एक बार लॉन्ग मार्च किया, सब कुछ हुआ। आपके ये जब इल्म आप में है। अपोजिशन में थे तब भी एक आप ये मिनट, एक टैक्टिक्स मिनट, यूज नहीं, करते थे गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए? ये तमाम चीजें हुई ना, तो तब ये क्या कहते थे? ये कहते थे फैसले सड़कों पे नहीं होते, फैसले पार्लियामान में होते Fair हैं। point. समझ रही है बात को? एक Fair मिनट। point, fair point. तो बात ये है कि जो जमहूरी तर्ज अमल के ऊपर ये बात करना चाहते हैं, आए ये कहते हैं धांधली हुई। मिसाल के तौर पे 1 मिनट, 2013 से बड़ी धांधली नहीं हुई। फजल रहमान साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा आरओ इलेक्शन ठीक है। है, उस वक्त तो कोई धरना नहीं हुआ, क्योंकि ठीक। उस वक्त इक़्तिदार का शेयर मिल गया था, किसी को कश्मीर कमेटी मिल गई थी, किसी को सिंध में हुकूमत मिल गई थी। आज मुझे ये बताएं कि कोई सबूत लेकर आए हैं, किसी जगह पे कोई पिटीशन दायर की है? हमने तो 4 हलकों के लिए 4 हलके खुलवाए, थंब इंप्रेशन करवाए, उनमें से धांधली भी निकल आई, उनमें से री इलेक्शन भी हो गए। इन्होंने क्या किया? अब अगर ये कहते हैं धांधली होगी, तो मुझे आप ये बताएं कि इनका ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका आर्टिकल 23 है, जिसमें लिखा हुआ है बड़ा वाज़ेह, पीपल्स पार्टी नून लीग के Open दरमियान ballot कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के दरमियान होगा। अब क्या मसला है? ये सवाल अब क्या मसला है? ये सवाल अब क्यों करेंगे, यूटर्न ले रहे ये हैं? सवाल करेंगे नून और पीपल्स पार्टी अब से। सुन लेना, 14 लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी थी सेनेट में। जो लोग चेयरमैन सेनेट के खिलाफ उठ के खड़े हुए थे, कहाँ गए उनके वो नाम? कहाँ गए? क्या रजामंदी से वोट डलवाए थे? क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को एनआरओ दे दिया? ये मेरे सवालात हैं। फेयर पॉइंट्स। आज आप लोगों की इसका मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी बड़ी अच्छी रही है, आप लोग बड़ी तैयारी करके आए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तैयारी करवाई बातें आपकी। पाकिस्तान के आम आदमी को भी पता है। लेकिन सवाल मेरा वहीं पे रह गया कि वजीर आजम दावत तो देते रहे, लेकिन ये पहली बार एक बहुत कंक्रीट एफर्ट है कि दुरानी साहब जाके जेल में शहबाज शरीफ को मिले हैं और उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि बाकी इदारों से ग्रीन सिग्नल होते हैं। मैंने आपको फिर ये बात कही कि अगर बात करनी है, किस पे करनी है? आइंदा अगर इलेक्शन आने वाले, लेकिन शहबाज शरीफ से जेल में कैसे करेंगे आप बात? जेल से बाहर निकालेंगे ना? बात यह है कि वो ना तो मैंने निकालना है, वो तो अदालतों का काम है। ठीक है, अदालत ने निकालना है ना उन्हें बाहर, मैंने तो नहीं निकालना बाहर। एतमाद वो तो मबनी इक़दामात की बात भी हो रही है। मेरे इख्तियार में तो नहीं है। हम इन्हें ये कहते हैं कि अगर ये कहते हैं जी इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, आ जाए कर लें, क्यों नहीं करते? आए ना आके बैठ जाए। शहबाज शरीफ की जमानत हो जाए, शहबाज शरीफ की जमानत हो जाए अदालत से, तो आप लोग उनके साथ डायलॉग पे राजी हो बात जाएंगे। ये है, वो तो केस जो है वो नैब का केस है। नैब जाने, शहबाज शरीफ जाने, अदालत जाने, उसमें ना हमारा काम है ना किसी और का कोई काम है। ठीक, एक छोटी सी अता तारड़ साहब और रुबीना खालिद साहबा एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ताकि ब्रेक का वक्त हो गया, ताकि वापस आके आप दोनों के जवाबात तसल्ली से ले लूं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, रुबीना खालिद साहबा अता तारड़ साहब से सवालात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है फरूख हबीब साहब, अताउल्ला तारड़ साहब और सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। अता साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। एक तो जो आज मुलाकात हुई दुरानी साहब को, आई एम श्योर कि आपने सुन लिया होगा, तो शहबाज शरीफ की तरफ से कोई पेशरफ कोई की तवक्को रखी जाए, लेकिन क्या उसके लिए वो जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या सिचुएशन क्या बन सकती है? और जो पॉइंट्स रेस किए हैं फरूख हबीब साहब ने कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो आप लोग खुद इस बात पे रजामंद थे कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? फरीदा साहब, एक बच्चा था छोटा, उसको घर के एक छोटे कमरा दिया गया रहने के लिए और उसे कहा कि तुमने इस कमरे में रहना है। वहां कुछ खिलौने थे, बस तोड़ दी उसने। वो 5 साल का हुआ, चल नहीं सका। 5 साल का बच्चा उठ के चलना शुरू करता, 5 साल का हुआ, वो चल नहीं सका। उसे बिसाखियां दी चलने के लिए कि तुम ये बिसाखियां ले लो, बिसाखियों से चलो। उसको घर के मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो बच्चा 7.5 साल का हो गया आज, मगर चलने फिरने से कासिर है और रोना डालता है, रोता है, कहता है कि जी मैं जो नहीं चल सकता, ये पिछले जो इस घर के मकीन थे वो जिम्मेदार है। ये चीजें टूटी है इस घर की, वो चाहे मैंने बस तोड़ी है, मैंने बाकी तोड़फोड़ की है, वो मैं नहीं, ये पिछले जिम्मेदार हैं। वो आज भी रोता है। तो जब बच्चा चल ना सके 7.5 साल की उम्र में, और वो आज भी रोए और रोना डाले और आगे कोई रास्ता नजर ना आए, तो वो बच्चा भी फिर किसी ना किसी मजबूरी के तहत किसी ना किसी से बात करने पे मजबूर होता है। पहली बात तो ये है। जितनी इन्होंने बातें की, जेलों में किसने डाला है मुझे बताएं ना। एफआईए की रिपोर्ट मौजूद नहीं है चीनी कमीशन पे। जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ रेफरेंस हुए। हमारे खिलाफ जितने केस हैं, मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, मुझे पब्लिक मनी की करप्शन दिखा दे।
दूसरी बात, इमरान खान साहब की जिद पे लोग जेल में जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं। शाहिद खाकान को उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं इसको जेल में डालूंगा, जेल में डाला, पूरी दुनिया ने देखा। तो मुझे बताएं कि आटा स्कैंडल के जिम्मेदारान, ये अब 2.5 साल हो गया, हमारी बस हो गई है इन चीजों के ऊपर। हम रो पिट गए हैं कि जी एलएनजी क्यों नहीं मंगवाई। अगस्त में एलएनजी $2 थी, हमारी लोकल गैस $6 पे थी, नहीं मंगवाई। मर्जी के मालिक के बादशाह है ना, अंडे दे, बच्चे दे, स्याह करें, सफेद करें, लाडला बच्चा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, मगर बैठा है। और बात करें, लेकिन एक तो सवाल का जवाब नहीं आया मेरा। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया है मोहम्मद अली दुरानी का आना, हुकूमत के साथ डायलॉग करना। उन्होंने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद के लिए हर हद तक जाऊंगा। तो यानी कि मरियम नवाज साहिबा का बयानिया जारहाना मज़ाहिमत का एक तरफ रह गया, शहबाज शरीफ तो मुफाहिमत के लिए तैयार है अभी भी। एक तो शहबाज शरीफ साहब जेल में कैद हैं, उनकी तर्जमानी पार्टी के तर्जमान करते हैं या मैं करता हूं, बाकी कोई तीसरा सोर्स नहीं है। या कोई जेल सुपरिटेंडेंट ने कोई बात किसी को बताई हो तो मैं वो कह नहीं सकता। मेरी हफ्ते वाले दिन मुलाकात होगी, मैं इस पे भी बातचीत होगी। मगर कहने का मकसद ये है कि एक शख्स कैद है, ना वो अपनी मर्जी से किसी को मिल सकता है, ना वो अपनी मर्जी से कोई वहां बयान जारी कर सकता है। देखिए, अगर उन्हें आप कहेंगे ना कि पीडीएम की मूवमेंट में आगे मजीद हमने इसको बढ़ाना है, हमें प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, वो कहेंगे जी इसमें मैं किरदार बाहर आके अदा कर सकता हूँ। और आखिरी बात ये मेरी पहले इसकी मैं अर्ज कर दूं, देखिए इस मुल्क में ना अब ये तय होना होगा कि किस नुकसान का कौन कितना जिम्मेदार है। ये नहीं हो सकता कि जहांगीर तरीन खुला फिरे, खुसरो बख्तियार खुला फिरे, आमिर कियानी को पूछे कोई ना। जितने स्कैंडल हैं सारी रिपोर्टें ब्रश अंडर द कारपेट की गई हैं। और ये मेरे भाई फारूक हबीब साहब बात कर रहे थे, मैं अल्लाह की कसम खा के, मैं रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि नैब की अमेंडमेंट्स इनकी तरफ से शुरुआत हुई थी। टेबल पे शहजाद अकबर लेके आया था, मिन्ते तरले असद कैसर और परवेज खटक ने किए थे। ना करे, अब सच बोलने का टाइम आया है, बोले सच। बहुत नुकसान हो गया है। आप एक 20,000 18,000 रुपए तनख्वाहदार आदमी से पूछें, वो मर के रह गया है। वो पुराने पाकिस्तान में बेहतर था, आपने उसकी रोटी छीन ली है, आपने उसकी दवाई छीन ली है, आपने उसको महंगे बिजली और गैस के बिल देने में मजबूर किया है। आपके अपने मेंबर हमारे पास आके रोते हैं, ना डेवलपमेंट फंड है, ना कोई काम होता है। वो कहते हैं जाए तो जाए किधर। ठीक है, आपके इन सवालों के जवाब फारूक हबीब साहब से लेंगे। आर्टिकल 23 का जवाब भी नहीं आया ना आपसे इन सब आपके पास बिल्कुल टाइम लेके वापस आऊंगी। रुबीना खालिद साहिबा, ये जितनी सूरत हाल पीडीएम बता रही है, जो भी डिफाइन कर रही है, सूरत हाल बड़ी खराब है, मुल्क की हालात बड़े खराब हैं। वजीर आजम एक तो बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास किया कि वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, बल्कि वो उल्टा आपको याद दिला रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहेंगी रुबीना खालिद साहिबा? देखिए, अगर वजीर आजम साहब अंडर प्रेशर ना होते तो जिस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी टीम्स को फीड कर रहे हैं, जो आज भी आपने मेंशन किया कि तर्जुमानों की मीटिंग बुलाई और उनको जो बातें बताई, वो मेरे भाई ने वो बातें की भी थी, वही पुराना घिसा पिटा रेटोरिक है जिसमें कोई ना नई बात है। क्योंकि सवाल इनसे अब किया जा रहा है इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और लोग इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने डिलीवर क्या किया है। उसके जवाब में वही है कि जी पिछली हुकूमत थी, पिछलों ने ये किया था, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मुस्बत बात की, जो मेरे पीटीआई के भाई हैं, कि फैसले जो होते हैं वो पार्लियामान के अंदर होते हैं। बिल्कुल मैं इनके साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, लेकिन कौन से पार्लियामान की बात कर रहे हैं? वो पार्लियामान जो पिछले 2.5 महीने से जो है उस पर ताले लगे हुए हैं, ना उसमें कोई इजलास बुलाया जाता है, ना उसमें स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स बुलाई जाती है, ना कोई और मुशावरती अमल होता है। तो ये जो फैसले होने हैं वो कहाँ पे? नेशनल सिक्योरिटी पे कमेटी के लिए बुलाया गया था, ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। कोरोना के लिए स्पीकर ने बुलाया था, ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। देखिए, मुझे बात देखिए, वो क्या बुलाया गया था? स्पीकर साहब एक जवाब भी देते हैं कि जी पार्लियामानी लीडर आ जाए बात करने के लिए। पार्लियामान इसको नहीं कहते। पार्लियामानी लीडरों को बुला के उनसे बातचीत कर ली जाए। पार्लियामान का इजलास, पार्लियामान के मेंबर्स का बैठना, उधर बैठ के शेर हासिल उसके ऊपर जो है बहस करना, बिल्स के ऊपर बात करना, उसके उनको डिबेट करना, उसकी नोक पलक संवारना, ये तरीकाकार होता है अगर लेजिस्लेशन करनी भी है तो। इनको तो मालूम ही नहीं है कि लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या है। ये बिल ले आते हैं और रख देते हैं और कहते हैं जी बस खड़े हो जाए, या हाँ कर दे या ना कर दे।
ठीक इस है, तरह से ठीक है। लेजिस्लेशन नहीं ठीक होती है, ठीक, और ना इस point, तरह के that's फैसले होते point जितना taken. पार्लियामान को बेतौकीर इस हुकूमत ने किया है, Point taken, इस प्रेजेंट लेकिन- सेटअप ने किया है, तो मैं नहीं समझती। और मजबूर किया है ऑपोजिशन को और जमातों को, और उसको फिर एंडोर्स किया है अपनी बुरी परफॉर्मेंस से। ये सारी चीजें मिलके जो आज के हालात हैं, Performance और ये का जो आप सवाल- आज की बात शहबाज शरीफ की बात कर रही है, ये भी अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स है। ये बैकडोर जो आपने ट्रैक 2 की बात की हुई है, ट्रैक 2 जो है वो कहीं डिप्लोमेसी या टॉक्स वो अपने मुल्क में नहीं होती। वो ट्रैक 2 जो डायलॉग होता है वो दुश्मन ममालिक से किए जाते हैं। ये अजीब तमाशा है, जो दिल चाहे बस वो बात कर लें और फिर उस पर खड़े हो जाएंगे हम सही कह रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ तो इस पर रजामंद हैं, बिलावल भुट्टो भी मुलाकात के लिए नहीं, गए कैसे थे। रजामंद है? उन्होंने देखे एक उनकी आपने देखे पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी, उसमें मेन बात थी उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। तो बस बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसी के साथ दुरानी साहब ने कहा ना, फिर एक हिंट तो दिया ये कि तो जी कुछ देखे ना, सीबीएम्स होते हैं कुछ। अगर गरीदा आपने वो सुनी कि मैं हूं भी तुआड़े वालों ना समझा। एक बड़ा मशहूर है पंजाबी का किस्सा है, मैं पूरा सुना नहीं सकती, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये वही है, वो चौधरी के बेटे का रिश्ता लेके जाने वाली बात है। लेकिन रुबीना साहिबा, अभी तो मुल्क की सियासत पे असरात आएंगे जो आज मुलाकात हुई है दुरानी साहब और शहबाज साहब की, बट बिलावल साहब ये के तो साथ हमारे स्पेकुलेशंस है ना, जिसे तारड़ साहब ने कहा है कि तर्जुमान वो है। जब तर्जुमान बैठे हुए हैं इधर और वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो देन वी हैव टू बेटर बिलीव द स्पोक्सपर्सन देन एनी XYZ। लेकिन दुरानी साहब तो मुलाकात करके आए हैं ना, और मुलाकात के बाद वो अहवाल बता रहे हैं। तारड़ साहब की अभी मुलाकात नहीं हुई, तारड़ साहब की परसों हुई है ना। मुलाकात। अगर आपसे कोई मिलने आएगा, मैं अगर आपसे मिलने आ जाऊं, मैं आपकी 10वीं दुश्मन हुई तो आप तो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेंगी ना, आप मुझसे मिलेंगी। तो नेचुरली किसी से मिल लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मनोमान वो सारी बातें मान ली हैं जो वो कहने आए थे। यानी कि पीपल्स पार्टी को खतरा है, पीपल्स पार्टी मतलब कुछ नाराज लग रही है कि मुलाकात क्यों हुई है, डायलॉग की बात क्यों हुई है, ट्रैक नहीं, हम डायलॉग कोई की बात। नाराज नहीं है। हम जो पीडीएम में मौकफ पेश करेगी मुस्लिम लीग नून और जो बात करेगी, वी विल लिसन टू दैट। लेकिन पीपल्स पार्टी का पहले ही मौकिफ अलग है इस्तीफों जिमनी इलेक्शन के हवाले से। वहां से अगर शहबाज शरीफ आ जाते हैं डायलॉग के लिए तो पीडीएम तो बीच में कड़क करके टूट जाएगी। देखिए, ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात है जो बार बार उसका इजहार किया जाता है टेलीविजन पे आके और मुख्तलिफ जराए से। होगा वही जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और हमारे चेयरमैन साहब काफी दफा इसको कह चुके हैं, बबांगे दहल कह चुके हैं कि जो फैसला मुशावरत से पीडीएम में होगा उस पे सब अमल दरामद करेंगे, एंड लेट्स वेट एंड सी। लेकिन जरदारी साहब ने अपनी सोच तो बता दी ना, अब उनकी सोच से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हटेगी नहीं। परफॉर्मेंस का सवाल बार नहीं, बार देखिए, अगर कोई आपको एक मशवरा दे रहा है तो उसमें वो जो बात कर रहे हैं उसमें वजन भी है। That was exactly my first point. Thank you for coming back to that. Exactly. फरूख हबीब साहब, बार बार आपसे परफॉर्मेंस का सवाल हो रहा है कि जी आप छोड़ दें ऑपोजिशन ने क्या किया या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या था, आप परफॉर्मेंस का जवाब देखिए, दें। बात यह है कि इनकी मिसाल ऐसे है कि आप एक घर के अंदर रह रहे हैं और उस घर के अंदर जो है वो 40 साल से आपने बिजली भी इस्तेमाल की है, गैस भी इस्तेमाल की है, तमाम यूटिलिटीज इस्तेमाल की हैं, और फिर आप वो घर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, और जो नया मकीन आता है वो उठा के देखता है कि इस घर का तो जो है वो 20 लाख रुपए बिजली का बिल अदा करने वाला है, इसका गैस का बिल अदा करने वाला है, इस्तेमाल इन्होंने की है, पल्ले जो है वो हमारे पड़ गई है। मसला ये है, ये हमें लेकिन जो घर सुन लें, आप सुन लें, जरा सुन लें, मैंने आपकी भी बड़ी अच्छी मिसाल सुनी थी, जरा आप सुन लें, हौसला रखें। लेकिन घर में मकीन को आने से पहले पता तो होना चाहिए कि बिजली के बिल पे क्या सूरत हाल है, या मकीन की तैयारी नहीं थी घर रेंट पे लेने से पहले। सुन लें, देखिए मसला ये है, जो बुनियादी चीज है, इनकी तमाम तर ब्लैकमेलिंग, इस्तेजाज, धरने, बाइकआउट सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं जी हमने इनको जेलों में डाला। इसहाक डार कब मुल्क से भागे? शायद खकान अब्बासी वजीर आजम थे, उनके जहाज पे भागे। सलमान शहबाज कब मुल्क से भागे? जब ये वजीर आजम थे। इनके बच्चे हसन नवाज, हुसैन नवाज कब गए मुल्क से बाहर? जब ये इनकी अपनी हुकूमत थी। शहबाज शरीफ के खिलाफ तो जो है ये टीटीज का केस है, बाकी सारे पुराने केसेस हैं, और ये जाली अकाउंट्स का केसेस भी इन्होंने 4 महीने से शहबाज शरीफ जेल में है, टीटीओं का एक भी सबूत अभी तक साबित नहीं हुआ। देखें, बेशुमार सबूत है ना, अगर सबूत ना होते, एक मिनट, अगर सबूत ना होते, नैब का रेफरेंस तगड़ा ना होता, तो क्या शहबाज शरीफ को पहले इतनी जमानतें मिली हाई कोर्ट से? शहबाज शरीफ अपनी जमानत खुद वापस लेते हाई कोर्ट से, उन्हें पता था ये जमानत कैंसिल हो जानी है क्योंकि केस तगड़ा है, जवाब नहीं दे पा रहे ना। अच्छा, बात एक मिनट डाइवर्ट हो रही है, बात सवाल था आपकी परफॉर्मेंस। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है, हमें मुल्क कहां पे मिला? सुन लें, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना था? $20 अरब का
खसारा ये छोड़ के गए थे। ठीक। आज करंट अकाउंट सरप्लस है। उसकी वजह, बुनियादी वजह महंगाई के साथ लिंक्ड है। जब आपके मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज होगी तो डॉलर अंडर वैल्यू, आपका रुपी अंडर वैल्यू होगा, जिससे जो है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है पेट्रोल के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर आता है। आज करंट अकाउंट डेफिसिट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इनके दौर में मुझे ये बता दें, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन में गई, इनके दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ डिक्लाइन के अंदर गई। इनकी सारी क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन जीडीपी ग्रोथ थी जो इस मुल्क को देके गए। 10 अरब डॉलर के ये रिजर्व छोड़ के गए, सागदार ने 7 अरब डॉलर के रिजर्व मार्केट में फूंक दिए। आज आपकी सीमेंट की सेल आगे बढ़ रही है, आज आपका हाउसिंग सेक्टर चल पड़ा। आज एक मिनट तमाम तरह एहतजाजों के बावजूद, आपको पता है ना मार्केट सेंटीमेंट होता है, एहतजाजों के बावजूद हमने बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस दिया। आज आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। आज हवाला हुंडी बंद हुई, रेमिटेंसेज में इजाफा होना शुरू हो गया। आज आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। आज एहसास प्रोग्राम चल रहा है, आज कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आदमी को मुहैया होने जा रहा है। मुझे बताएं कि मॉर्गेज का सिस्टम ये क्यों नहीं शुरू कर चुके, फोरक्लोजर लॉज ये क्यों नहीं पास कर सके? एक मिनट, ये क्या करते थे? आशियाना बनाते थे, एलडीए बनाते थे, अपने लोगों को ठेके देते थे, बाद में केसेस बन जाते थे। आज वजीर आजम ने एक एनवायरमेंट बना दी है कि लोग जाएं बैंक में अप्लाई करें, 20 साल के लिए अपना कम 3% के ऊपर, 3% के ऊपर, 5%, 7% के ऊपर अपना घर बना सकते हैं। और क्या परफॉर्मेंस शो करें इनको 2.5 साल के अंदर? मुझे आप ये बताएं, चीनी की कीमत 110 रुपए में गई, 75 रुपए में आ गई। अगर इनको इतनी चीनी की फिक्र थी तो रमजान शुगर मिल, जो शहबाज शरीफ की शुगर मिल है, जो बाकी चौधरी शुगर मिल है, उससे ये ऐलान करते कि हम नाजायज मुनाफा नहीं कमाएंगे, अब जवाब हम चीनी सस्ती देंगे। ऑपोजिशन का टाइम है ना, अब जवाब एक मिनट, आटे की बात हुई, आटा हमने मैनेज कर लिया। ये हमें गैस का ताना दे रहे हैं, ओ भाई $8 में आपने गैस खरीदी, हमने तो $6 में खरीदी। 226 अरब रुपया जीआईडीसी का ऑन रिकॉर्ड है। इसहाक डार खा गए, कहां है सागडार? आज उनको लेकर आए, वो 226 अरब रुपया तो वापस करें। ठीक है। कतर के साथ इन्होंने 15 साल के माहिदे किए, जिसकी वजह से आज इस मुल्क के अंदर गैस का कोई पिछला 5 साल में फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, कोई एक्सप्लोरेशन का इन्होंने पिछले 5 साल में ठेका नहीं दिया। गैस के नए रिजर्व नहीं इन्होंने निकाले। सुई गैस गरीदा गाड़ियों के अंदर चला के खत्म कर दी इन्होंने, जो इंडस्ट्री को देनी थी, हाउस होल्ड को देनी थी। सच बोलने की बात होती है। आपने एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त बता दी है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इसका काउंटर आंसर लेंगे अता तारा साहब से, रुबीना खालिद साहिबा से, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये एक लंबी तवील फहरिस्त है, और क्या परफॉर्मेंस दिखाई आपको तारा साहब? एक तो सीएनजी मुशर्रफ दौर में थी, हमारे दौर में नहीं थी। थोड़े अपने फैक्ट्स ठीक कर लें। हम जीडीपी ग्रोथ तो आपने कौन सा बंद किया आगे? नहीं, बंद हो गई ना, हमने पंप बंद किए, परमिशन बंद किए। आपके बहुत सारे लोग मुशर्रफ कैबिनेट की आधी कैबिनेट बैठी उल्टा लटका दे। आपके दौर में भी सारे वही थे, क्या हो गया? उनको दे सदा आपने बिठाए हुए हैं। आप जुबैदा जलाल से शुरू हो जाए, मियां मोहम्मद सोमरो के ऊपर आ जाएं, आपकी आधी कैबिनेट मुशर्रफ। चले दानियाल और तलाल को तो मेरे ख्याल में वो एनआरओ मिल गया ना। आपका जाती इरादा उनके साथ, मैं उसका मैं नहीं लगना चाहता। बात ये है 30-40 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है, वो आज वजीरे दाखिला बने बैठे हैं, चपड़ासी जिसको आपने कहा। 30-40 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है, आपकी 70% काबीना वो बैठी है। और मुझे बड़ा प्यार आया अपने भाई फारूक हबीब पे, जब इन्होंने कहा ना हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे बड़ा प्यार आया, यकीन माने। क्यों? चीनी सदर का दौरा था, 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी। एक शख्स पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट का गेट तोड़ के, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल करके गालियां दे रहा था और कह रहा था गिरेबान से घसीटो, शलवारें इनकी चीनी सदर को। अता साहब, अगर एक सवाल की इजाजत दें, परफॉर्मेंस का सवाल किया था ना आपने फारूक साहब से। फारूक साहब ने एक तवील लिस्ट गिनवा दी कि जी ये परफॉर्मेंस है हमारी, आप उसको काउंटर करें। देखिए ना, हमारी परफॉर्मेंस को रोका गया धरनों के जरिए, नहीं रोका गया। हमने फिर भी 12,000 मेगावाट बिजली लगाई। आप मेरे साथ डिबेट कर लें, हमने जो बिजली के मंसूबे लगाए, मैं आपको 2 एग्जांपल, बुद्धू पब्लिक सेक्टर में और हैमोर प्राइवेट सेक्टर में। आप मेरे बल्लोकी के साथ, आप मेरे भिक्की के साथ कंपेयर कर लें। और मैं सिर्फ नेपरा टैरिफ की बात नहीं करूंगा, मैंने मेरी फिंगर टिप में अल्लाह के फजल सारी चीजें, मैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कॉस्ट प्लस नेपरा के टैरिफ। फारूक साहब कह रहे हैं कि महंगी बिजली आप दे के गए, महंगी गैस आप दे के गए, पेट्रोल का क्राइसिस। आप मेरे साथ बैठ जाएं, आप मेरे साथ बैठ जाएं। अगर पाकिस्तान की तारीख के सस्ते तरीन नहीं, आप ले ना फिक्र, मैं तो अपनी फिक्र बता रहा हूं। हमने नेपरा का टैरिफ उस वक्त तो वो रिव्यू कर रहे हैं पैसे, भाई मान क्यों रहे हैं, कम क्यों कर रहे हैं? पे लगाया है।
हमने अब क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, LNG लेट क्यों मंगवाई गई? तारड़ साहब इतने सस्ते हैं तो आईपीपीज टेबल पे क्यों बैठ गए आगे? दे देना, आपने इतनी लंबी बात की ना करें। सर कर ले डीजल पे प्लांट क्यों, गवर्नमेंट डीजल पे प्लांट क्यों चला रही है जब LNG दुनिया में सस्ती तरीन थी? और कतर का मुआहदा, मैं दोबारा खुदा को हाथ नाते दाम के कहता हूं, इन्होंने हमारे से महंगा किया है। हम सस्ता मुआहदा करके गए थे, इनका कम से कम 4% महंगा है। अब आ जाए, GDP ग्रोथ 5.8 थी, ये कम से कम इसको 9% पे लेके जाते। इनके पास तो माहिरीन थे, असद उमर तो इनका विजिट था जिसने इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना था। किया क्या कि पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना हफीज शेख उसको ले आए और ताने पीपल्स पार्टी को देते हैं। नंबर 2, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे दौर में क्यों था? इंडस्ट्री लग रही थी, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, सीपैक था, इंपोर्ट्स आ रही थी, इंपोर्ट हो रही थी। इन्होंने क्या किया है? इंपोर्ट बंद है, सीपैक गो स्लो पे है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट कम हुई है। आगे आ जाएं, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास रख दें या उसका नाम मोहताज रख दें, वो आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं रोकता। PM यूथ प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था उसको कामयाब नौजवान करें या कामयाब जवान करें। हमारी तख्तियां मत आप इनॉग्रेट करें, छोड़ दें इस काम को, कोई ओरिजिनल आइडिया लेके आए। बिलियन ट्री लगे नहीं, अगला सुन लेना, 1 सेकंड, आखिरी मिनट, रुबीना साहब की तरफ भी जाना है मुझे। लगे नहीं, बिलियन ट्री लगे नहीं, कहते हैं हनी इनिशिएटिव होगा, अब इसमें हम हनी बीज छोड़ेंगे, और पिंड बसिया नहीं, वो चक्के पहले आ गए। ये वो मिसाल है पंजाबी की। और आखिरी बात, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है उसमें डिक्लाइन आया है। आपके जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन से लेकर GDP ग्रोथ तक, सब में डिक्लाइन है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मैंने बता दिया। अब रेमिटेंसेस का सुन लें। रेमिटेंसेस इसलिए बढ़ी हैं कि जिस लेबरर की फैमिली पाकिस्तान में है और वो दुबई से कुछ रकम भेजता था, महंगाई की वजह से उसको रकम ज्यादा भेजनी पड़ रही है। भाई मेरे, रेमिटेंसेस को चेक तो करें। बिजली और गैस के बिल बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई, बाहर से रेमिटेंस इसलिए आ रही है। हवाला हुंडी बंद होगी, बैंकिंग चैनल से पैसे आ रहे हैं, क्या हो गया यार? जब आप लोग जेबों में पैसे डाल के ले जाते थे या नदियों के जरिए ले जाते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब जो है वो पैसा बैंकिंग चैनल से आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्यों डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? ना करें, देखिए स्टूडियो में रुबीना साहिबा ने ऐसे ज्यादा भेजने पड़ रहे हैं। ना करे ना, नहीं ना करे। आप मुझे बता, तारड़ साहब मजा नहीं आया इस लॉजिक का। बाकी बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ, इसका मजा नहीं आया। 2 बातों का जवाब दे दे, मेरी 2 बातों का जवाब दे दे। GDP डिक्लाइन पे है। चलो यार, तो मनिया ना तुसी रेमिटेंसेस बढ़ गई है ने, चलें ये तो मानना है ना आपने, रेमिटेंसेस बढ़ गई है। नहीं, मैं और तरफ आ रहा हूँ। आप मेरी 2 बातों का जवाब दे दें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी। अगर आपको जवाब आता हुआ तो मैं फिर जो चोर। ठीक है, इसका फारूक साहब जवाब लेंगे, लेकिन रुबीना खालिद साहिबा ने भी बड़े वैलिड परफॉर्मेंस के सवाल उठाए थे। रुबीना खालिद साहिबा, परफॉर्मेंस की एक लिस्ट गिनवा दी थी फारूक हबीब साहब ने। देखिए, जो लिस्ट इन्होंने गिनवाई है उसका जवाब तो तारड़ साहब ने दे दिया है और बड़े तफसील से दे दिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल इनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि इतनी जबरदस्त अगर इनकी परफॉर्मेंस है, इन पे अगर यकीन कर लिया जाए तो इस वक्त फिर गरीब क्यों चीख रहा है? महंगाई तो एडमिट किया है, महंगाई एडमिट की है फारूक साहब ने कि महंगाई है, उसको नहीं मिल रही। देखिए गरीदा, ये देखें, वो कहते हैं ना, ये तो वो वाली कहानी है जो वो लड़की की बचपन में हमने पढ़ी थी, जो सर पे वो अंडे लेकर जा रही थी। उसने सोचा कि इस अंडे से बच्चे निकलेंगे तो बच्चे बेच के तो मैं गाय ले लूंगी, गाय लेके तो फिर गाय के बच्चे होंगे। तो ये वो कहानियां हैं जो सुनती जाए आप, उसका एंड कोई नहीं है। एंड जो है ये सारी शेख चिल्ली की बातें हैं जो जिसका ना कोई सर है और ना पैर है। मैंने तो अभी इनकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया है। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जो 2 वक्त की रोटी है वो लोगों के लिए पूरी करनी अजेरन हो गई है। रोटी आप छोड़ दें, दवाइयां लोगों की पहुंच दूर हो गई हैं, अस्पतालों के जो इस वक्त हालात हैं वो आपकी किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। ये सारी चीजें जो है, ये कौन सी कामयाबी है और कौन से इन्होंने जो है जादू के चिराग ये लेकर आए हुए हैं? ये देखिए, आंखों पे पट्टी बांधने से और सब अच्छा कहने से अच्छा नहीं हो जाता। जब कोई अच्छा है नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा, अच्छा हो नहीं रहा, तो कैसे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आपका लास्ट कमेंट फारूक। देखें बात महंगाई तो है और रुबीना साहिबा ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। बात बड़ी सादा सी है। मसला ये है कि ये अगर कहते हैं कि जनाब हमने बिजली घर लगाए, आप तो तख्तियां लगाते रहे 12,000 मेगावाट के पन बिजली के मंसूबे तो इमरान खान ने शुरू किए हैं। डैम, भाषा डैम हमने बनाना शुरू कर दिया, ये तख्ती लगा रहे थे। मोमन डैम हमने बनाना शुरू कर दिया। IPPs को टेबल के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, सस्ती बिजली आवाम को हम करके देने लगे हैं। मसला ये है जो ये बात बार बार महंगाई की करते हैं। मैंने आपको ये कहा
कि हमारी दौरे हुकूमत में चीनी की कीमतें नीचे आई, 75 रुपए किलो आ गई, आटे को हमने स्टेबल कर दिया। कितने से? सुन ले कितने से? एक मिनट 70 रुपए थी इनके दौर में। देखें किसान, एक मिनट, किसान को आज 240 रुपए गन्ने का पर मन रेट मिल रहा है। पीएमएलएन के दौर के अंदर रमजान शुगर मिल 120 पे खरीदती थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सरकारी कीमत 180 थी, लेकिन उस वक्त 120 रुपए में 120 पे खरीदते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग उसको पैसे नहीं देते थे किसान को। आप इस पे रखें, शो में आऊंगा आपके शो में, मेरे पास आप पूरा शो इकोनॉमी पे रखें। शो कर लें आपको और तारा साहब को जो है ना इकोनॉमी पे नेक्स्ट जहमत दूंगी। आई विश के टाइम ज्यादा होता है, एक हार्ट अटैक हो जाए। और रुबीना साहिबा भी तारीफ कर रही हैं और अपनी सीट आपको दे रही हैं तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हार्ट अटैक हो जाए और एक हार्ट टॉक का नाम ना ले। कमाल की जबरदस्त झूठी परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहिबा, अता तारड़ साहब, फरूख हबीब साहब। ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अवाम के रिलीफ के लिए है। उम्मीद है अगले प्रोग्राम में से कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।